नमस्कार। हमें बीए तृतीय वर्ष में छायावाद से लेकर के अब तक के ये जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, काव्य आंदोलन है या जो साहित्य के अलग-अलग युग रहे हैं, उनके बारे में विचार करना है। और साथ-साथ ये भी समझना है कि ये जो सारी विधाएँ, ये जो सारी रचनाएँ या जो साहित्यिक युग हैं, ये सारे आधुनिक युग के अंतर्गत आते हैं। तो आधुनिक युग की जो विशेषताएँ थीं, जो उसे अपने पूर्ववर्ती युग से अलग करती है, उसे भी समझने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल हम आधुनिक युग की कुछ परिचय हम यहाँ हासिल करेंगे। मतलब एक परिचयात्मक टिप्पणी मैं उस पर करना चाहता हूँ, जिससे एक आपको ये अनुमान लग सके कि हम इस कोर्स में और इस पेपर में क्या पढ़ेंगे। आधुनिक काल जो है और जिसमें जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है बीए थर्ड ईयर में, उसमें छायावाद से अद्यतन तक की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, जो साहित्यिक युग हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, पढ़ना है। हम फिर धीरे धीरे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, जो कविता के युग हैं उस पर बात करेंगे एक एक कर। और अगर सिलेबस में कहानी हुआ, निबंध हुआ, तो इस इन सारे अलग अलग विधाओं के युग पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल छायावाद से पहले जो था वो द्विवेदी युग था, और आधुनिक हिंदी कविता जो है उसकी शुरुआत मुख्यतः द्विवेदी युग से मानी जाती है। तो क्या अलग था आधुनिक युग में जो इससे पहले के युग में नहीं था? एक तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही थीं। अगर छायावाद से अद्यतन तक कहा गया है और कविताओं को ध्यान में रखकर इस सिलेबस को बनाया गया है, तो हम ये देखते हैं कि गद्य में जो है आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। पर पद्य में ऐसा नहीं माना जाता। पद्य में ये शुरुआत जो है वह 1900 से माना जाता है, द्विवेदी युग से माना जाता है, जिसके 25 साल, लगभग 27-28 साल पहले से गद्य का आधुनिक युग जो है वो शुरुआत हो चुकी थी। भारतेंदु जो हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे, और भारतेंदु मंडल जो था उनके प्रभाव से, उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर बाकी जो उनके मंडल में शामिल थे और उसके बाहर भी जो लोग थे, वो गद्य लिखना खड़ी बोली में शुरू कर चुके थे। तो एक गद्य का विकास ही जो है वो आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले जो है रीतिकाल तक, यानी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या 99% जो है वो पद्यात्मक रचनाएं हैं। कुछ गद्य रचनाएं रीतिकाल के समय में मिलती हैं। तो ये जो आधुनिक युग की शुरुआत है, जिसमें भारतेंदु कहते हैं 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। तो हिंदी में का नए चाल में ढलना यही है कि आधुनिक युग की विशेषताएं जो हैं उसमें आ रही थीं, वो उन समस्याओं, उन चुनौतियों से मुखातिब थी जो आधुनिक युग की चुनौतियां थीं, आधुनिक युग की समस्याएं थीं। युग बदलने के बाद परिस्थितियां बदलती हैं तो चिंताएं बदलती हैं, क्योंकि समस्याएं और चुनौतियां भी बदलती हैं, और इन सब के बदलने के साथ साहित्य भी बदलता है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल का वो जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के जो उन्होंने कहा था, जो उनकी परिभाषा है, वो हिंदी साहित्य के सारे विद्यार्थियों को लगभग मुखस्त रहता है। मुखस्त ना भी हो तो उसकी एक समझ जो है वो विद्यार्थियों में बनी रहती है। मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, जो लगातार पढ़ता रहता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने जो ये कहा था कि जनता की चित्तवृत्ति के बदलने के साथ साथ, मतलब उसके का जो है संचित प्रतिबिंब जो है वो साहित्य है। कहने का अर्थ ये था कि जनता का चित्तवृत्ति का संचित, यानी जो उस समय की जनता है, जनता अपने आप में ही एक बहुवचन वाली इकाई है। एक तरह से नहीं सोचती, उसमें कई जन होते हैं जो अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, पर फिर भी जो है बेहतर समाज की जो एक कल्पना होती है या जो चाहत होती है, वो पूरी जनता की होती है। हर कोई रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं।
उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों में शामिल है, वो चाहता है कि ये सारी सुविधाएं उसे हासिल हो। तो हर ज़माने में जो बड़े कवि हुए, बड़े रचनाकार हुए, उन्होंने जनता की इस चित्तवृत्ति को समझा और उसे अलग अलग तरीक़ों से साहित्य में प्रस्तुत किया, अलग अलग विधाओं में, अलग अलग रूपकों में, अलग अलग तरीक़ों से ये बात कही। और साहित्यकार जो होता है, और या इससे पहले ये कहें कि चित्त की जो वृत्ति होती है, यानी आप चित्त की बात, इसको अगर इस तरह से कहें कि जो चित्त की बात होती है यानी दिल की जो बात कहती है, उसको जुबां तक लाने का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल भरा होता है। आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि आज के समय में भी हमारे अमूमन जो घर हैं, उसमें मेरा घर भी शामिल है, उसमें अगर किसी लड़की को अपने दिल की बात कहनी होती है, अपनी किसी चाहत को, अपनी इच्छा को ज़ाहिर करना पड़ता है, तो उसको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। या जब हम बच्चे थे, या जो लोग हैं अब भी, वो जब अपनी बात बड़ों के सामने अपने घर में जब कहने की कोशिश करते हैं तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितना दम लगाना पड़ता है। तो दिल की बात को कहना ही एक बहुत मुश्किल बात है, और जोखिम भी कभी कभी होता है। जैसे कबीर ने ये जोखिम उठाया तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, आक्रमण हुए। तुलसी ने ये जोखिम उठाया तो उनको भी मतलब अपने समाज से निष्कासित करने की बात बात हुई या कोशिश की गई। ये सब हम जानते हैं, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी जो हैं इससे परिचित हैं। तो आधुनिक युग के आगमन के साथ, यानी जब पूरी दुनिया में आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी, आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से माना जाता है कि इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई, उद्योगों की शुरुआत हुई, मशीन हमारे जीवन में दाखिल हुए, तो उनसे चीज़ें कुछ आसान हुईं। और ये कहा भी जाता है कि ये स्टीफन हॉकिंस ने ये बात कही थी, जिसको पिछले सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, कि हर तरह का जो आविष्कार है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का एक्सटेंशन है, यानी हमारे शरीर का ही एक तरह से विस्तार है। जैसे अगर रिमोट की बात की जाए तो वो चूँकि पहले उठकर जाकर टीवी के चैनल्स चेंज करने होते थे, अब आप बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे हाथ का विस्तार है। जैसे ईयरफोन जो है वो हमारे कान का विस्तार है। जैसे अगर तार वाला वायर्ड अगर ईयरफोन हो तो कान का विस्तार जो है वो यहाँ के रुक जाएगा, पर अगर आपका ईयरफोन जो है वो अगर इस तरह से ब्लूटूथ वाला है तो आप दूर जा सकते हैं, उस कमरे में जा सकते हैं अपने कान को ले कर के, और मैं जो यहाँ कह रहा हूँ आप दूसरे कमरे में बैठकर भी सुन सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी का विस्तार है। जो जितने भी मशीनें आविष्कृत की गई, तो इसके मार्फत से हॉकिंस ये कह रहे थे कि विज्ञान को मनुष्य के शरीर का विस्तार होना चाहिए। मनुष्य को या प्रकृति को का दोहन करने के लिए या उसको गुलाम बनाने के लिए विज्ञान का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मशीनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पर हम ये जानते हैं कि औद्योगिकरण के साथ जब उद्योग धंधे लगाए जाने लगे, उद्योग धंधे इंग्लैंड में बसने लगे, तो इंग्लैंड ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तो इस तरह से विज्ञान का उपयोग जो था वो मनुष्य के शरीर के विस्तार के रूप में नहीं हुआ, बल्कि साम्राज्य के और अपनी जो इच्छाएं थीं या अपनी लालसाएं थी, जो लालच था, उसके विस्तार के लिए उसका उपयोग हुआ। तो ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ? ये मैं जब साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं एक रूपक के तौर पर आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। तो आधुनिक काल जो है वो बहुत सारी आधुनिक बातों के साथ आया, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ आया, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां भी लेकर आया। पर हम यहाँ आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे और आज की क्लास जो है वो ख़त्म करेंगे। आधुनिक काल की जो दो सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है, या मेरी दृष्टि से जो है वो ये है कि उसमें लोकतांत्रिक एक भावना होती है, लोकतंत्र का वह समर्थक होता है, और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, यानी तर्क को महत्व दिया जाता है। अब ये कहानी भी थोड़ी पुरानी है कि आधुनिक काल की शुरुआत के साथ जब इंडस्ट्री आए तो जो गुलाम थे उनको आज़ाद कराना पड़ा, क्योंकि फैक्ट्री के लिए मज़दूरों की ज़रूरत थी। और फिर अब्राहम लिंकन का वो फेवरेट और फेमस
फेवरेट नहीं, फेमस वो बात लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध हुई कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए है, ठीक ना। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा एक व्यवस्था है लोकतंत्र। तो अगर उनको, उन गुलामों को आज़ाद नहीं कराया जाता तो फैक्ट्री में काम कौन करता, पर इसका फ़ायदा हुआ, इतना ही इसका महत्व नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र, आधुनिक काल को या लोकतंत्र की शुरुआत को गुलामों की मुक्ति के आंदोलन से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ये अंग्रेज के यहाँ जब आधुनिक काल आया तो भारत तक आया, उस आधुनिक काल की वजह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित हुई। जो देश, यानी किसी भी बात को अब तर्क से कहा जाना चाहिए, जैसे भारतेंदु का अगर आप उल्लेख पढ़े बलिया वाला, कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और जिसमें वो कहते हैं कि हमको जाति, समुदाय, नदी इस पार उस पार या धर्म, इन सारी भावनाओं से ऊपर उठना होगा, तो वो तर्क कर रहे हैं, वो आंख बंद करके किसी चीज़ का अनुसरण करने का विरोध कर रहे हैं। तो एक आधुनिक मनुष्य जो होता है वो इस अर्थ में अपने पूर्ववर्ती मनुष्य से अलग होता है कि वह लोकतंत्र का समर्थक होता है। लोकतंत्र का समर्थन का मतलब सिर्फ किसी देश का चुनाव नहीं है, किसी देश की संसदीय प्रणाली नहीं है, बल्कि अपने जीवन में भी उस लोकतंत्र के महत्व को समझना है कि आप अगर किसी समाज में भी हैं तो सबका उस समाज की चीज़ों पर या आसपास के पर्यावरण पर बराबर का हक है, किसी का ज़्यादा या किसी कम का कम नहीं है। जब आप किसी के साथ, किसी के जाति के आधार पर उससे मुखातिब नहीं होते हैं, उससे नहीं मिलते हैं, तो असल में आप लोकतंत्र का समर्थन कर रहे होते हैं। आप अगर किसी स्त्री से इसलिए थोड़ा सा दया भाव के साथ नहीं मिलते हैं कि वो स्त्री है, बल्कि उससे बराबरी के भाव पर अगर आप मिलते हैं, बातें करते हैं, उसे समान महत्व देते हैं, तो आप लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। और ये आता कहाँ से है? ये आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिन चीज़ों का अस्तित्व हमारे समाज में है, उसका एक तर्क आप ढूंढते हैं कि जाति व्यवस्था क्यों है। आप इस तर्क का अनुशीलन करते हैं, और जब आप इस तर्क पद्धति से जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जाति व्यवस्था जो है इस दुनिया की सबसे खराब व्यवस्थाओं में से एक है, कि किसी को किसी के साथ इस आधार पर भेद नहीं किया जाता कि अमुक ने एक खास जाति में जन्म लिया है और अमुक ने एक दूसरी जाति में जन्म लिया है। तो आप कबीर के यहाँ भी देखेंगे तो ये तर्क की प्रणाली आपको मिलेगी। यानी आधुनिक, इन अर्थों में कबीर भी आधुनिक हैं। तो इंडस्ट्री या आधुनिक जो व्यवस्था थी, लोकतंत्र वगैरह की सारी व्यवस्था से आधुनिक काल की शुरुआत तो हुई, उन मतलब हमारे यहाँ 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में कह लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि पहले के लोग जो थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। इसलिए जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे, अगर साहित्य के अंदर की ही बात करें, तो वो लोग आज भी अपना महत्व रखते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उनको हम समझते हैं। तो इन सारी विशेषताओं के साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आधुनिक काल जो है इस अर्थ में नए साहित्य की मांग करता है, नए तरीके से सोचने की मांग करता है। इसलिए, और ये जब लगता है कि अब ब्रज भाषा में कविता करके हम उस अर्थ को नहीं पा सकते, यानी अब सिर्फ ईश्वर की वंदना या आत्मिक सुख या स्वांतः सुखा या खुद को प्रसन्न करने के लिए हम साहित्य नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ते, बल्कि समाज की चिंताओं को उसमें उसके मार्फत समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं, उन चुनौतियों को देखते हैं और उसके माध्यम से समाज की बेहतरी का एक सपना देखते हैं। यानी साहित्य वो है जो समाज के हित में है, जिसमें सहित है, यानी सहित यानी सबका हित है, समाज का हित है, तो वो साहित्य है। तो आधुनिक काल की शुरुआत के साथ, आगमन के साथ साहित्य की स्थिति जो है वो बदल जाती है। इसलिए गद्य में खड़ी बोली आने के बाद आप देखते हैं कि भारतेंदु युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, यानी द्विवेदी युग जिसको कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इस तरह के और जो दूसरे कवि थे वो खड़ी बोली में कविता करने की शुरुआत करते हैं, और खड़ी बोली में कविता का आरंभ होता है, आधुनिक काल का आगमन होता है। और इसमें फिर चिंताएं भी बदलनी शुरू होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कविताएं अपनी परंपरा से कटी हुई हैं, लेकिन एक नए की जुगत, एक नए की चाह, नए तरीके से अपनी बात कहने की चाहत इन कविताओं में दिखती हैं। और ये आधुनिक काल के परिणाम से है, आधुनिक काल की वजह से है, ये आधुनिक काल का परिणाम है। तो
ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इसके मद्देनज़र हम साहित्य पर विचार करेंगे। ये एक परिचयात्मक रूप से मैंने आपको आधुनिक काल के बारे में बताया। हम अगले क्लास में जो है वो छायावाद पे चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि छायावाद का क्या अर्थ होता है, छायावाद की परिभाषा क्या है, जो आपके जिस तरह के जिस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए हम छायावाद को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किन अर्थों में छायावाद जो है वो द्विवेदी युग से अलग है। और फिर छायावाद के बाद जो उसके परवर्ती काव्य आंदोलन है, समकालीन कविता तक हम आएंगे। तो फिलहाल यहीं रुकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं सहर्ष आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।